Hello everyone, this is Jitesh Kumar, and today I will record some session on physics topic called Newton's law of motion, and I will try to explain in a better way so that you all guys will come to know what actually it is, and hope you guys will learn something from me, and I will try to deliver as much as possible. So, for just brief introduction, like about my work experience, like I am currently working in IT industry, and I have spent almost more than 8 years in IT industry, and like from starting, I have got passion in teaching. So, like apart from my work, I get chance to I have got time apart from my work. So in that case, I thought of recording sessions and upload it on YouTube channel. So this is going to be my first lecture, and I will be starting with uh, I will take reference of A.C. Verma for covering each and every topics. So today I am going to start interesting topic, Newton's law of motion. So hope you guys will love this session, and I would also love to deliver it. So in case if you have got if you have got any kind of doubt, you can ping that in comments. Newton's law of motion. So let's see Newton's law of motion. So as you can see from the topic name, Newton's law of motion, it contains a term called motion. So motion is basically like I will be okay to go with English and Hindi both. So I will try to explain in both the languages. So motion is basically you can say it is basically a feature, or you can say property associated with any body. Let's say if we have mass m, this is mass m kept on any surface. अगर ये मास m है और ये सरफेस पे रखा हुआ है, so in that case there can be two cases. Case 1, body that rest. Case 2, बॉडी जो है मोशन में रहेगा, बॉडी इज इन मोशन. ये दो प्रॉपर्टीज हर समय चलते रहेगा इस पूरे टॉपिक में, रेस्ट मोशन, और ये रेस्ट मोशन जो है मास से एसोसिएटेड रहेगा. एंड इस मास से एसोसिएटेड जो और प्रॉपर्टीज हैं वो है फोर्सेस. तो फोर्सेस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या फिर एंटिटी है जो कि एक कोई भी
मास के बिहेवियर को या उसके स्टेट को चेंज कर सकता है इन केस अगर उस मास पे उस फोर्स का सच में इफेक्ट हो रहा है। सच में इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब अगर उस मास पे अगर सच में कुछ नेट फोर्सेस लग रहे हों तब जाके उस मास का जो है स्टेट चेंज होगा। अगर मास रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर नेट फोर्सेस जीरो है। अगर मास मोशन में है और नेट फोर्सेस अगर जीरो है तो वो मास जो है मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर नेट फोर्सेस जीरो है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वेलोसिटी वुड बी जीरो इन दैट केस। तो हमारा ये मोशन जो है बेसिकली टू कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, रेस्ट एंड मोशन तो है ही, ठीक है। फोर्सेस, तो फोर्सेस एक फिजिकल एंटिटी हो गया जो कि मास से एसोसिएटेड रहेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये जो है बेसिकली क्या है कि एक मास रहेगा इसमें और उस मास पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं और वो फोर्सेस क्या करेगा कि उस मास का प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को चेंज करेगा और उसका बिहेवियर कैसा क्या होगा सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे इसमें। ये फोर्सेस इतना एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन से और ये फोर्सेस इधर से एक्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे से एक्ट हो रहा है फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस का उस मास पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस मास को कैसे अफेक्ट करेगा, सारा चीज़ कवर करेंगे। विल लुक इनटू दैट। और उस सारी चीज़ को कवर करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि उस मोशन उस मास के बिहेवियर को एक्चुअली एक्सप्लेन करेगा। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जस्ट इस मोशन को अगर देखा जाए तो मोशन का मतलब तो एज यू कैन सी बाई एज यू ऑल वुड बी नोइंग कि मोशन का मतलब तो साफ वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मोशन का मतलब है कि बॉडी वुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ वेलोसिटी। और फोर्सेस में बता दिया, फोर्सेस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कोई मास पे लग सकता है और फिर वो जो है मास का बिहेवियर को उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। ये सारे टॉपिक्स मतलब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब जो है इसके अलावा क्या क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वो देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे हम लोग और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्यूडो फोर्सेस हो गए, इसको हम लोग वर्चुअल फोर्सेस बोल सकते हैं। ये सब सारे जो है कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में और हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो है जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे इसी वर्बा के वो सॉल्व करूँगा। जैसे कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाऊँगा जो ट्रिकी होंगे वो उठाऊँगा। इजी क्वेश्चन तो सब कोई सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ताकि उसमें जो है की कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। और उसके बाद जो है बहुत सारे बुक्स हैं जैसे मार्केट में, जैसे इरोडोव का भी नाम सुना होगा आपने। मैं
मैं 11-12 में सॉल्व तो ज़्यादा नहीं किया हूँ क्वेश्चंस, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि मैं उस टाइम पे करता था क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मैं आई रीड ऑफ सॉल्व करूँगा अपने इस लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी दो केसेस है भैया। पहला केस 1, वेलोसिटी जो है मास का, मास m इज एट रेस्ट। मास m जो है रेस्ट पर रहेगा। केस 2, मास m is in motion। दो केसेस है, मास m जो मोशन में है, मास m जो है रेस्ट पे है। अगर पहला केस की बात करें तो लेट्स से ये मास m है, ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, F1, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस नीचे से भी लग रहे हैं, इधर से भी लग रहे हैं। ऐसे इसको इधर दिखा देते हैं, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। F1 हो गया, ये एरो मार्क वेक्टर को दिखाता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो मालूम ही होगा आप लोगों को। So vector quantity is basically physical quantity which will be having magnitude as well as direction. तो पहले केस की बात करें, अगर मास m है, इससे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, F1, F2, F3, F4, F5। अगर तो मिटा देते हैं। अगर F1 का, F2 का, F3 का, F4 का, F5 समेशन 0, तब क्या इसका ये जो मास है, ये जो है क्या रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा? अगर ये वेलोसिटी इसका स्टार्टिंग में 0 है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर ये रेस्ट पे है, तो अगर ये रेस्ट पे है और उस पर लगने वाले फोर्सेस का समेशन, इफ ऑल द फोर्सेस समेशन, if the net force acting on this mass is 0, अगर सारे फोर्सेस का समेशन 0 हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, ये मास अगर वेलोसिटी इसका 0 था स्टार्टिंग में, तो उसका वेलोसिटी हर समय 0 ही मेंटेन रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। तो v जो है कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा केस, अगर दूसरे केस की बात करूं, ये पहला केस था हमारा, ये पहला केस। अगर दूसरे केस में ऐसा कुछ होता है, नेट फोर्स, ये एफ नेट लिखा है, नेट फोर्स इसको दिखाएंगे,
F1 plus F2 plus F3 F4 F5 is not equal to 0. So in that case, velocity would be not constant. इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा. क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज होगा इसमें. अब चेंज कैसे होगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा. फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है. अगर मान लीजिए कि अगर रेस्ट पे है और फोर्सेस उसमें एक्ट हो रहा है. फोर्सेस का यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है. और फोर्स इज इक्वल टू, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है, जैसे फॉर्मूलाज हो रहे हैं जैसे फोर्स का और फिर काइनेमेटिक्स का, सारे चीज़ें क्लियर होंगे अभी तक. उसका ही मैं लेक्चर्स बनाऊंगा. लेकिन पहला एक्चुअली मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करना चाह रहा था, तो मुझे ये लगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली फिर सेशन रिकॉर्ड करने स्टार्ट किया. तो मैं क्या करूँगा इस केस में, क्या है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको मालूम होगा उनको. और फिर बाकी जो अदर फॉर्मूलाज हैं काइनेमेटिक्स वाले की, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब लिख सकते हो आप. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. अभी इसको जो है नॉर्मल दिखाते हैं, वेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं. एस इज डिस्टेंस हियर, ए इज एक्सेलरेशन एंड एस विल बी गिवन एज यू टी प्लस आर ए स्क्वायर. ये तीन फॉर्मूला तो सब जगह यूज होता है. ये सारे फॉर्मूला सब जगह यूज होंगे. एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर. ये सारे. तो हमने देखा कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है और नेट फोर्स अगर 0 है तो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर बॉडी मोशन में है, उसका कुछ वेलोसिटी है, अगर फोर्सेस उस पर जो है कुछ लग रहा है, नेट फोर्सेस अगर 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा. ये फोर्स जो है, ये सारे फोर्सेस मिलकर कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे इस मास के बिहेवियर पे. वेलोसिटी डिस्टर्ब होगा. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं कि अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस का समेशन अगर 0 है तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है तो उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा. ठीक है. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. अब चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें डायरेक्टली मैं फार्मूला लिखूंगा. डिराइव वगैरह कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है चीज़ों को जो है समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन. ठीक है. टॉपिक्स में देख लेता हूँ क्या क्या कवर करूँगा इसमें. वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, डिसाइड सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे हम लोग इसमें. ओके. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है?
इसमें क्या होगा, जो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में देखा था, एक मास है, उस पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, let's say इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2 है। मैं जनरली ऐसे F1 F2 लिखूंगा, तो आप लोग समझ लेना कि जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ताकि कंफ्यूजन मतलब डायरेक्शन को लेकर के ना हो। मैं डायरेक्ट F1 F2 लिखूंगा, और ये फोर्सेस है तो जाहिर सी बात है ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इफ सपोज एनी मास इज देयर, एंड लेट्स से if suppose any mass is there and let's say forces are acting on that, and the summation of forces क्या होगा इसमें, F net is equal to F1 plus F2। summation of forces क्या होगा, ये आपका जो होगा is equal to mass into एक्सेलरेशन होगी। ये क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको अगर देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्चुअली एग्जांपल से चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बता ही देते हैं, वो तो होगा ही, ऐसे ही रखते हैं, वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि एन जो है मतलब जनरलाइज फॉर्म हो गया ही। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, F1 को ले लेते हैं 10 न्यूटन, F2 को लेते हैं 5 न्यूटन। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डायरेक्शन को हर समय पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और इस वाले डायरेक्शन को हर समय नेगेटिव एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये हर समय जो है पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो F1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 5 और F2 को -5। तो इसका समेशन क्या होगा, लेट्स से मास जो है आपका 5 mg, लेट्स से 5 kg। तो फोर्सेस का समेशन क्या होगा, 5 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 divided by 5, that is equal to 1। इसको जनरली ऐसे रखते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल कर लो, तो ये प्लस ये माइनस 5 इंटू ए इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे क्या है, +1 आया, ये +1 है ना, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज, इसका
यूनिट क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन क्या होता है इस डायरेक्शन। और ऐसे अगर जनरली देखा जाए इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है इधर कम लग रहा है तो बॉडी किधर मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फोर्सेज है तो उस समय कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर मूव करेगा, इसलिए ये चीज़ करना जरूरी है प्लस माइनस। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये जो चीज़ मैंने रिप्रेजेंट किया मास को फोर्सेस को, इसी चीज़ को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसी चीज़ को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इससे बहुत सारे और भी फोर्सेस ले आएंगे अगर सॉल्यूशंस निकाले तो। ऐसा अगर सॉल्यूशन आता है रियल लाइफ में, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगाया ग्राउंड से और फिर इस मास पे और फिर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएगा, वो सब सारे देखेंगे बाद में। अभी मैंने इस डायरेक्शन में रिज्यूम किया। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, टॉकिंग इन इफ आई टेक इन सिंगल डायरेक्शन। अगर ये फोर्सेस ऐसा होता तब क्या करते, F1 के बजाय F3 ऐसे लगता, तब क्या करते हैं, ये सिंगल लाइन में नहीं है, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन में है, नहीं वर्टिकल लाइन में है, तो इसको हम लोग दो डायरेक्शन में इसको जो है इसका इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, मतलब इसका जो है कंपोनेंट्स निकालते हैं वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल इसका कंपोनेंट निकालते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, उसके बाद एक डायरेक्शन में हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में हम लोग बताएंगे देखेंगे। सो ये आज का टॉपिक इतना हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा। सो अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर से स्टार्ट होगा। दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर एक्चुअली, so I will be stopping this lecture here only, and I will cover next topic in next lecture. Thanks everyone, and it will take around 2 to 3 days to cover all the topics. उसके बाद हम लोग जो है ऐसी और वहाँ का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे जो है चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती है। ज़्यादा लोड लेने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, चीज़ों को पहले समझेंगे कैसे क्या होता है, क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। थैंक्स एवरीवन।